हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है सिद्ध अकेडमी पर। दोस्तों आज हम एक बार पुनः स्टार्ट करने जा रहे हैं यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल सब्जेक्ट लीनियर या स्टैटिक्स। ठीक है दोस्तों, लीनियर अलजेब्रा नहीं स्टैटिक्स। हमारी दूसरी क्लास भी लीनियर अलजेब्रा चल रही है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो दोनों वीडियो साथ में चल रहे हैं, दोनों जो क्लासेज है। ठीक है, स्टैटिक्स एंड लीनियर अलजेब्रा दोनों फर्स्ट पेपर के ही भाग है दोस्तों। ठीक है, सेकंड पेपर के लिए मैं जल्द से एक और नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ दोस्तों, उसको भी हम जल्द से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यानी सेकंड नहीं थर्ड वीडियो। ठीक है दोस्तों, सेकंड तो चल रहा है, 2 वीडियो तो चल रही है और नेक्स्ट हमारे पास एक नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसका भी डिसीजन ले लूँगा दोस्तों कौन सा जो सब्जेक्ट है वो उसको ले। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे भी मैं कह सकता हूँ दोस्तों यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल सब्जेक्ट स्टैटिक चल रहा है और इसमें हम बात करेंगे आज इफेक्ट ऑफ फोर्स। कल हमने इफेक्ट ऑफ फोर्स यानी फोर्स की डेफिनेशंस वगैरह बताई थी। क्या बताई थी दोस्तों यहाँ पे कि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि फोर्स इज एन एक्शन विच व्हेन अप्लाइड ऑन रिजिड बॉडी चेंज और टेंड्स टू change the state of rest of uniform motion of the body in a straight line। यानी कि कोई भी अगर पार्टिकल या बॉडी है दोस्तों, अगर वो एक ही यूनिफॉर्म मोशन में या फिर कह सकते हो एक समान गति से चल रही है और उसके ऊपर पीछे से एक फोर्स लगा दिया जाए तो इसका जो स्ट्रेट लाइन है दोस्तों वो क्या हो सकती है, चेंज हो सकता है या चेंज हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या रहती है दोस्तों, मोशन या फोर्स की परिभाषा रहती है। इफ the effect of force acting on a rigid body depends not only a magnitude but also its direction and point of application। यानी कि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड पर निर्भर नहीं करती दोस्तों, डायरेक्शन पर भी निर्भर करती है और पॉइंट मैं कह सकता हूँ दोस्तों पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के ऊपर भी निर्भर करती है। ठीक है, देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि दस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फोर्स आर द मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आज मैं बात करने जा रहा हूँ यहाँ पे कि इफेक्ट ऑफ फोर्स। और इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या है, व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी, जब कोई भी जब किसी बॉडी पर फोर्स कार्य करता है दोस्तों। ठीक है, किसी भी बॉडी पर फोर्स कार्य करता है तो इट मे हैव फॉलोइंग इफेक्ट। तो इसमें 3 इफेक्ट्स होते हैं कि इफेक्ट इट मूव या टेंस टू मूव द बॉडी इफ इट इज एट रेस्ट। यानी क्या रहा दोस्तों कि यदि कोई भी बॉडी है वो रेस्ट में है तो इसको क्या कर सकती है दोस्तों कि ये तो मूव करा सकती है या उसको टेंड कर सकती है। ठीक है दोस्तों, फिर बाद में सेकंड कंडीशन क्या है दोस्तों कि दैट इट टेंड्स टू मूव द बॉडी डिफरेंटली इफ इट इज इन मोशन। यदि कोई भी बॉडी मोशन फॉर्म में यानी कि गति कर रही है तो इसको अलग से यानी दूसरे रास्ते पे यानी जैसे फोर्स लगाएंगे अलग रास्ता अपना बना लेगी। टेंड्स टू मूव द बॉडी डिफरेंटली यानी कि अपनी जो गति चेंज कर लेगा या रास्ता चेंज कर लेगा। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट कर रहा हूँ मैं, इट डिफॉर्म्स द बॉडी इफ द बॉडी इज डिफॉर्मेबल। यानी कि दोस्तों कह रहा है कि यदि कोई भी पिंड दे रखा है, बॉडी दे रही है तो उस अगर वो डिफॉर्मेबल है यानी कि वो विकृत हो सकता है तो वो क्या कर देती है, उसको विकृत यानी कि डिफॉर्म कर सकती है। ठीक है, फिर बाद में नेक्स्ट मैं बात करूंगा दोस्तों वेट इट मीन्स यहाँ पे दोस्तों ये क्या होता है, देख एक तो होता है मास। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था, और एक होता है वेट इज द वेक्टर एंड मास इज द स्केलर। ठीक है दोस्तों, मास के ऊपर वेक्टर नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इस प्रकार से रहता है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ये क्यों रहता है दोस्तों, देखो यहाँ पे कि वेट ऑफ ए बॉडी इज द फोर्स विद विच इट इज अटैक टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। इट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। यानी कि यहाँ पे W बराबर क्या रहता है दोस्तों, mg होता है। W बराबर क्या रहता है, mg क्या दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, या ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी। ठीक है, अर्थ की ग्रेविटी। दैट यहाँ पे क्या कह रहा है, वेट ऑफ द बॉडी इज द फोर्स विद विच इट इज अट्रैक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। यानी कि ये जो पृथ्वी के सेंटर की तरफ क्या करती है दोस्तों, अट्रैक्ट होती है। इट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली टुवर्ड्स, यानी कि ये हमेशा नीचे और सीधे नीचे सीधे की तरफ क्या करती है, कार्य करती है थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। यानी कि जो बॉडी है, पिंड है, उसका
जो ग्रेविटेशनल जो या फिर एक्सेलरेशन जो नीचे लगता है नीचे की तरफ सेंटर क्या लगेगा वर्टिकल टूवर्ड्स। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पे मैं एग्जांपल दे सकता हूँ। द वेट W ऑफ ए बॉडी ऑफ मास m इज W इज इक्वल टू mg वेयर g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि यहाँ पे g क्या दोस्तों एक्सेलरेशन है, त्वरण है, और इसका जो वैल्यू रहती है दोस्तों 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अप्रॉक्सीमेट हम यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, कैलकुलेशन में जनरली हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं, या फिर मैं इसको अगर दोस्तों सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो क्या हो जाए 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जी अगर फिट में लेना चाहता हूँ इसको तो 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर आता है। ठीक है दोस्तों, फिर बाद में मैं कह सकता हूँ दैट इज एट अ पर्टिकुलर प्लेस व्हेन जी इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि कोई पर्टिकुलर प्लेस में ग्रेविटी जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी इज नॉट जीरो, यदि वो जीरो नहीं है तो वेट इज प्रोपोर्शनल टू मास, यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि मास इज प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे वेट इज प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है, वेट इज प्रोपोर्शनल टू मास रहेगा। ठीक है, कब रहेगा दोस्तों ये, जब जी क्या रहे दोस्तों यहाँ पे नॉट जीरो रहे। ठीक है दोस्तों, जी क्या रहे नॉट जीरो रहे, दैट यहाँ पे प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। नेक्स्ट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि मैथमेटिकल मॉडल्स या मैथमेटिकल पॉइंट एंड आइडियलाइजेशन। ठीक है, तो ये किस प्रकार से रहेगा दोस्तों, मैं पहले बता रहा हूँ मैथमेटिकल मॉडल्स। ठीक है, पहले क्या बता रहा हूँ दोस्तों, मैथमेटिकल मॉडल क्या होता है ये देखो। व्हेन वी स्टडी द बिहेवियर ऑफ मटेरियल बॉडीज, यानी कि किसी भी पदार्थी बॉडीज के बारे में हम बात करते हैं अंडर द एक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, यानी कि अप्लाइड फोर्स के अंतर्गत, देन वी हैव टू कंस्ट्रक्ट ए मैथमेटिकल मॉडल, हम एक मैथमेटिकल मॉडल का कंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी कि जो बॉडीज दे रखा है इस प्रकार से, ये कोई भी दे रखा दोस्तों बॉडी। ठीक है, इस बॉडी को क्या करें कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं किसके रूप में, यहाँ पे एक मैथमेटिकल मॉडल के रूप में। ठीक है, मैथमेटिकल मॉडल के रूप में कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है, व्हेन वी स्टडी द बिहेवियर ऑफ मटेरियल बॉडीज अंडर द एक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्सेज। अप्लाइड फोर्सेज का मतलब दोस्तों यहाँ से F1 फोर्स लग रहा है, यहाँ से F2 फोर्स लग रहा है, यहाँ से F3 फोर्स लग रहा है, यहाँ से F4 और F5, इस प्रकार से बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं यहाँ पे F5। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारे फोर्स अंडर द फोर्स applied force, how to construct a mathematical model taking into consideration only those factors which are important for particular as put as aspect। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे aspect, एक मिनट, aspect, ठीक है, particular aspect of the problem and neglect those factor whose effect is negligible। जो फैक्टर नेग्लिजिबल होने वाले उसको नेग्लेक्ट कर ले, या जो नेग्लेक्ट है दोस्तों क्या करते हैं, द नेग्लेक्ट दोज फैक्टर हुज इफेक्ट इज नेग्लिजिबल, जिसका इफेक्ट नेग्लिजिबल है उसको क्या करते हैं दोस्तों इफेक्ट नेग्लेक्ट करते हैं, और विच आर इंपॉर्टेंट फॉर पर्टिकुलर एस्पेक्ट, इन पर्टिकुलर एस्पेक्ट के लिए इसको लेना है। और यहाँ पे कह रहा हूँ जो ऑफ द प्रॉब्लम एंड जो बिना काम के हैं पॉइंट्स या फिर मैं कह सकता हूँ फैक्टर उसको नेग्लिजिबल कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इस प्रकार से कोई भी बॉडी दे रही है उसके अप्लाइड फोर्सेज के अंतर्गत इसको देखते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, यहाँ पे मैथमेटिकल प्रॉब्लम में। ठीक है, मैथमेटिकल मॉडल या फिर कह सकता हूँ पॉइंट में। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इसको कन्वर्ट कर लिया। इसका कंडीशंस क्या रहती है दोस्तों, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ पॉइंट या जो मॉडल्स डिफेक्ट्स हैं वो मॉडल डिफेक्ट्स क्या दोस्तों, जीरो डायमेंशनल डिफेक्ट्स। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का जीरो डायमेंशनल डिफेक्ट्स रहता है। ठीक है, इसको हमने ऐसा अज्यूम किया और इस प्रकार से इसको बता सकते हो। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ द कन्वर्सेशन ऑफ फिजिकल प्रॉब्लम, यानी कि जो फिजिकल प्रॉब्लम है दोस्तों, यानी कि ये बॉडीज देगी फिजिकल प्रॉब्लम इनटू मैथमेटिकल प्रॉब्लम इज कॉल्ड द मैथमेटिकल मॉडल। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, मैथमेटिकल मॉडल कहते हैं ऑफ दैट प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम का मैथमेटिकल प्रॉब्लम कहते हैं। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि द नेचर ऑफ द मैथमेटिकल मॉडल डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम इटसेल्फ, यानी कि जो
प्रॉब्लम है जो इटसेल्फ यानी जो भी प्रॉब्लम है उसके खुद के ऊपर निर्भर करती है जो मैथमेटिकल जो मॉडल्स रहता है। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है, द नेचर ऑफ द मैथमेटिक मॉडल, जो नेचर ऑफ द यानी कि जो मैथमेटिकल पॉइंट्स या मॉडल है उसका जो नेचर है दोस्तों किस पर निर्भर करता है, उसके खुद के ऊपर निर्भर करता है, उसकी खुद की प्रॉब्लम पे निर्भर करता है। तो इसमें इस प्रकार से मैं इसको बताया। अगर इसमें किसी भी प्रकार का छोटा सा भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। और पढ़ाने का तरीका तो अच्छा ही है दोस्तों, अगर तो भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है, और सीधे अकेडमी शेयर और सब्सक्राइब भी करें दोस्तों, और बेल आइकन क्लिक करें जिससे कि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। नेक्स्ट मैं जो टॉपिक करवाने जा रहा हूं दोस्तों, पहले इससे रिलेटेड एग्जाम्पल लूँगा, फिर बाद में ये आइडियलाइजेशन, और इसके बाद हमारे पास और भी बहुत सारी जो रहेगी दोस्तों डेफिनेशंस और क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस के बारे में बात करूंगा। फिर बाद में यहाँ पे हमारे पास टेंशन, थ्रस्ट, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, कॉप्लनर फोर्सेस सिस्टम और नॉन कॉप्लनर फोर्स सिस्टम, एंड फिर बाद में यहाँ पे कोलिनियस फोर्स सिस्टम, कंकरेंट फोर्स सिस्टम एंड नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम, और फिर बाद में यहाँ पार्टिकल फोर्स सिस्टम, इन सब के बारे में स्टेप बाय स्टेप करेंगे। और फिर बाद में विजुअल पार्ट्स ऑफ ए फोर्स, और इससे रिलेटेड एक हम डेरिवेशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका भी एक बार जल्द से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, और एक बार स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर बाद में करते हो। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इसके एग्जाम्पल की, और एग्जाम्पल ले रहा हूँ देखो कि यहाँ पे कह रहा है कि कंसीडर द पाथ ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, यानी कि यहाँ पे जो पृथ्वी है दोस्तों वो सूर्य के चारों तरफ घूमती है। ठीक है, हियर वी रिगार्ड द अर्थ एज ए पार्टिकल, यहाँ पे मैं अर्थ को क्या लूंगा दोस्तों, पार्टिकल लूंगा, ए मैथमेटिकल पॉइंट विद मास। ठीक है, जिसको किसके रूप में लेंगे दोस्तों, मैथमेटिकल पॉइंट विद मास या मैथमेटिकल मॉडल विद मास लेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर बाद में यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कंसिडर द फिनोमेन ऑफ टाइड्स, यानी कि जो ज्वार होते हैं दोस्तों समुद्र के अंदर, उसका जो उनकी जो घटना है दोस्तों, हियर वी रिगार्ड द अर्थ एज ए रिजिड स्फीयर, इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो अर्थ है वो रिजिड स्फीयर है, क्या है, एक कठोर गोला है। ठीक है दोस्तों, फिर बाद में इसी प्रकार नेक्स्ट बात करूँ कंसीडर द थ्योरी ऑफ अर्थक्वेक, जो अर्थक्वेक जो भूकंप की जो थ्योरी रहती है दोस्तों, यहाँ पे देखते हो तो मैं हियर वी रिगार्ड द अर्थ एज ए इलास्टिक स्फीयर, इलास्टिक का स्फीयर मतलब जो बनती है टूटती है, बनती टूटती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इलास्टिक रबड़ वगैरह होता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास इनके 3 एग्जाम्पल है। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास बात है दोस्तों यहाँ पे आइडियलाइजेशन। ठीक है, आइडियलाइजेशन यानी इसका क्या मतलब है दोस्तों, इट मीन्स द सिंप्लीफिकेशन ऑफ गिवन प्रॉब्लम, यानी किसी भी प्रॉब्लम का सिंप्लीफिकेशन करना बाय नेग्लेक्टिंग दोज फैक्टर हुज इफेक्ट इज नेग्लिजिबल, यानी कि किसके द्वारा इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे दोस्तों, जिसका यानी बाय नेग्लेक्टिंग यानी नेग्लेक्ट करना दोज फैक्टर, जो फैक्टर हुज इफेक्ट इज नेग्लिजिबल, जिसका इफेक्ट क्या दोस्तों नेग्लिजिबल है, नगण्य है, उसको क्या करें दोस्तों नेग्लेक्ट करके किसी भी आइडियलाइजेशन को क्या करना दोस्तों, सोल्व करना ही क्या कहलाता है, आइडियलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों एग्जाम्पल इन मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ मैकेनिक्स, यानी मैकेनिक्स में ज़्यादातर जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स का जो एग्जाम्पल रहता है दोस्तों, वी जनरली कंसिडर द अर्थ एज ए स्फीयर, यानी हम जनरली क्या मानते हैं दोस्तों, जो पृथ्वी है उसको क्या लेते हैं, एकदम गोला लेते हैं, एकदम स्फीयर लेते हैं, गोला लेते हैं, बट दो यदि भी इट इज़ नॉट एज सो एक्चुअली, लेकिन ये वास्तविकता ऐसी नहीं है कि एकदम पूरा गोला है। ठीक है दोस्तों, तो इसका मैंने एग्जाम्पल लिया, यानी कि जो फैक्टर नेग्लिजिबल है उसको नेग्लेक्ट करते हैं और उसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं, आइडियलाइजेशन कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों है क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, यानी कि फोर्स को मैं क्लासिफिकेशन अलग अलग इसके मैं डेफिनेशंस लूँगा दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले है एक्शन एंड रिएक्शन। कौन सा नियम है दोस्तों, जनरली हमें पता ही है, जो न्यूटन्स का थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था और पहली वाली क्लासों में भी इसको हमने अच्छे से पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे क्या कह रहा है, वेन एवर टू बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, यानी कि दो बॉडीज दे रखी है एक दूसरे के संपर्क में है, एक दो बॉडीज दे रखी दोस्तों और एक दूसरे की क्या है, संपर्क में है, एक दूसरे के टच में है। ठीक है, इस प्रकार से मैंने लिया। अब मैं क्या कह रहा हूँ, इस प्रकार से ले लेता हूँ। ठीक है, एक बॉडी यहाँ पे ले लिया ऐसा मैंने, और दूसरी बॉडी में इस प्रकार से ले ली। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कह दिया इस प्रकार से, ये ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया। ठीक है, टू बॉडीज आर कॉन्टैक्ट ईच अदर एक्सर्ट फोर्स ऑन द अदर। ठीक है, क्या कह रहा है कि ईच अदर एक्सर्ट ए
फोर्स ऑन अदर, यानी ये जो ए बॉडी है वो यहाँ कॉन्टेक्ट पॉइंट यहाँ पे ओ है, ध्यान रखना, ठीक है, यानी जहाँ पे मिल रहे हैं दोस्तों वो ओ है। और मैं कह रहा हूँ जहाँ पे ये क्या कर रहा है, एक दूसरे के ऊपर फोर्स डालते हैं, ठीक है। इफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय वन ऑफ दिस बॉडीज इज कॉल्ड एक्शन, यानी कि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि कोई भी बॉडी इस ए है जो बी पे अगर फोर्स डाल दी तो उसको क्या कहेंगे दोस्तों, एक्शन कहेंगे। एंड देन दैट एक्सर्टेड बाय अदर ऑन द फॉर्मर इज कॉल्ड रिएक्शन, यानी कि वापस बी द्वारा ए पर डाला गया जो फोर्स है दोस्तों वो क्या कहलाता है, रिएक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, रिएक्शन कहलाता है। बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल, एंड एक्शन और रिएक्शन ऑलवेज क्या रहता है दोस्तों, इक्वल रहता है। एंड ऑपोजिट, एंड यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑपोजिट 10, ठीक है, यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 1 मिनट, ठीक है, कि क्या कह रहा है दोस्तों, थर्ड लॉ क्या कह रहा है कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट, यानी कि एक दूसरे के समान रहता है और विपरीत दिशा में रहता है, ठीक है, ऑपोजिट साइड, यहाँ पे ऑपोजिट इसका मतलब ये है, ठीक है दोस्तों। फिर बात 10, द एक्शन एंड रिएक्शन आर interchangeable when either of the two is called action और अदर इज कॉल्ड द रिएक्शन, यानी यहाँ पे दोनों एक दूसरे से इंटरचेंजेबल है कि एक दूसरे से चेंज भी हो सकते हैं। कब, कि जब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि व्हेन आइदर ऑफ टू इज कॉल्ड एक्शन, यानी कि दोनों में से एक तो एक्शन है और दूसरा क्या कहलाता है दोस्तों, रिएक्शन। एंड ऑलवेज एक्ट नॉर्मल टू द बॉडी, यानी कि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ऑलवेज एक्ट नॉर्मल टू द बॉडी, यानी कि उसके अभिलंब के या पैरेलल या फिर जैसे भी कह सकते हैं दोस्तों, इसके अभिलंब में ये कार्य करता है, ठीक है। ऑलवेज एक्ट नॉर्मल टू द बॉडी, ठीक है, यानी उसके लंबवत या फिर जो अभिलंब होता है दोस्तों उसके हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे मैं इसका एक और एग्जांपल ले सकता हूँ, देखो क्या ले रहा हूँ इसका एग्जांपल में, देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे एक मैं टेबल ले रहा हूँ, ठीक है, टेबल के ऊपर ये एक मैंने बॉडी है दोस्तों, ये इस प्रकार से कोई पिंड है और इसके और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, ये बॉडी है, ठीक है, तो इसका बॉडी का मास है कुछ ना कुछ और इसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी है। तो यहाँ पे ये डाउनवर्ड्स की तरफ क्या निकाला दोस्तों, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है जिसे यहाँ W इसका वेट है दोस्तों, W इज इक्वल टू क्या है, mg, ठीक है, W इज इक्वल टू mg डाउनवर्ड्स की तरफ, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास ये, और यहाँ पे इसका अपोजिट साइड में इसका जो नॉर्मल फोर्स या फिर मैं कह सकता हूँ इसके ऊपर में यहाँ पे इसके जस्ट अपोजिट साइड में दूसरा फोर्स लगता है, यानी मैं कह सकता हूँ व्हेन ए मास इन प्लेस्ड ऑन द टेबल, यानी कि जब मैं एक मास यानी मास इन W या M, ठीक है, किसी टेबल के ऊपर रखता हूँ, ठीक है, द मास प्रेस द टेबल, जो मास है वो टेबल को क्या करता है दोस्तों, प्रेस करता है। एंड प्रेस द टेबल विद द फोर्स ऑफ फोर्स mg डाउनवर्ड्स, ठीक है, mg डाउनवर्ड्स की तरफ। फिर बाद में यहाँ पे मैं कह रहा हूँ द टेबल ऑल्सो प्रेस द मास विद द फोर्स r इज इक्वल टू mg अपवर्ड, यानी कि यहाँ पे जो टेबल है खुद एक इसके ऊपर बार है तो ये खुद भी तो यहाँ पे r बराबर mg अपवर्ड की तरफ यानी ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगी दोस्तों, जिससे नॉर्मल यानी इसके जस्ट नॉर्मल रहेगा दोस्तों। एंड यहाँ पे मैं कह सकता हूँ बोथ r एंड mg, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ बोथ यानी कि यहाँ पे r एंड mg, ठीक है, r या w के बराबर कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों, बार है ये, ठीक है, r बराबर mg आर एक्ट अलॉन्ग द कॉमन नॉर्मल इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी कॉमन नॉर्मल्स और अपोजिट डायरेक्शन के रूप में ये क्या करते हैं दोस्तों, काम करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने इसको बताया, तो आई थिंक आपको इसमें भी किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा दोस्तों हमारे पास इसके आगे टेंशन एंड थ्रस्ट एंड इनके एग्जाम्पल, अट्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन रिपल्सन, ठीक है। तो देखते हैं इसको भी, ठीक है, इसका एक बार जल्द से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर बाद में नेक्स्ट इनसे रिलेटेड और भी बहुत सारे डेफिनेशन है उनको भी हम करते हैं। नेक्स्ट बात कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे टेंशन एंड थ्रस्ट, तनाव और प्रणोद हिंदी में कहते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या कह रहा है, टेंशन इज पुलिंग फोर्स, टेंशन क्या दोस्तों, पुलिंग फोर्स है विच इज एक्सर्टेड ऑन ए बॉडी, जब बॉडी के ऊपर इसको लगाया जाता है बाय मीन्स ऑफ स्ट्रिंग, यानी कि एक रस्सी एक डोरी के द्वारा और या रोड के द्वारा। वाइल थ्रस्ट इज पुशिंग फोर्स, यानी कि जो यहाँ पे मैं थ्रस्ट दोस्तों की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, वो क्या पुशिंग फोर्स है विच इज एक्सर्टेड ऑन ए बॉडी बाय मीन्स ऑफ अ रोड, इसको किसके द्वारा लगाया जाता है, तो एक रोड के द्वारा लगाया जाता है, नॉट बाय मीन्स ऑफ स्ट्रिंग, यानी कि इसको रस्सी के द्वारा या फिर डोरी के द्वारा इसको नहीं लगाया जाएगा। इज फ्लेक्सिबल, जो क्या रहती है दोस्तों, फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल रस्सी के द्वारा इसका ऊपर फोर्स नहीं लगाया जाता है, रोड के द्वारा लगाया जाता है। क्या कह रहा है दोस्तों कि टेंशन इज ए पुशिंग फोर्स, इसको पुलिंग यानी खींचना, पुलिंग फोर्स है विच इज एक्सर्टेड
ऑन ए बॉडी, यानी कि जिस बॉडी के ऊपर बल लगाया जाता है बाय मीन्स ऑफ स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग के द्वारा और रोड के द्वारा, ठीक है। एंड वाइल थ्रस्ट इज ए पुशिंग फोर्स इन धकेलना फोर्स विच इज एक्सर्टेड ऑन बॉडी बाय मीन्स ऑफ अ रोड, यानी किसके द्वारा लगाया जाता है, रोड के द्वारा, नॉट बाय मीन्स ऑफ स्ट्रिंग ऑफ फ्लेक्सिबल, ठीक है दोस्तों। या फिर मैं कह सकता हूँ इसके आगे मैं दूसरी डेफिनेशन बता रहा हूँ दोस्तों कि व्हेन ए बॉडी इज पुल्ड बाय अ स्ट्रिंग, यानी कोई भी बॉडी दोस्तों दे रखी है उसको मैं किसी स्ट्रिंग या डोरी के द्वारा खींच रहा हूँ, एंड अ फोर्स ऑफ टेंशन इज एक्सर्टेड बाय द रोड ऑन द बॉडी व्हेन अ बॉडी इज पुश्ड बाय एनीथिंग, यानी कि जब किसी भी बॉडी को पुष्ट किया जाता है किसी भी सामग्री से a rod, a force of thrust is exerted by the rod on the body। या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों the thrust is rod act in a direction covering to the body under the consideration and is along the road। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे मैं अगर इसका एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ अदर, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि इस प्रकार से एक हमारे पास पॉइंट दिया O, पॉइंट दे लिया मैंने O, इस O से मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, एक पिंड है उसको लटका दिया, जिसका बार क्या दोस्तों, जिसका मास भी है और ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकल नीचे की तरफ है, ठीक है, डाउनवर्ड की तरफ है, ठीक है दोस्तों। या फिर मैं कह सकता हूँ डाउनवर्ड की तरफ है। देन यहाँ पे इसका जो बार है इसके बराबर रहेगा, ये बार W के बराबर रहेगा, ठीक है, W के बराबर mg। जब यहाँ पे एक पिंड लटकाया जा रहा है, एक बॉडी लटकाई जा रही है नीचे की तरफ, तो इस जो डोरी है, जो स्ट्रिंग है दोस्तों, इसके अंदर क्या होगा, एक टेंशन उत्पन्न होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे टेंशन ऊपर की तरफ वर्टिकल ऊपर की तरफ एक टेंशन उत्पन्न होगा जो इसके बराबर होगा दोस्तों, क्या होगा, इसके बराबर T = W होगा और T = mg के बराबर होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है दोस्तों। फिर बाद में अगर मैं नेक्स्ट एक और भी एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मान लो कि यदि मैं दो पॉइंट्स दे रखे हैं A और B, यहाँ पे मैं दो पॉइंट्स लिया A और B, यहाँ पे लिया A और B, इन दोनों को मैं और इनको किससे बांध दिया, स्ट्रिंग के द्वारा, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको खींच रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ दोस्तों, खींचने के बाद, खींचने से क्या होता है, टेंशन उत्पन्न होती है, यानी कि तनाव उत्पन्न होगा यहाँ पे। और तनाव किस प्रकार से होगा, देखो दोस्तों, इसका इस तरफ और इसका इस तरफ, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं अगर ए का जो टेंशन रहेगा दोस्तों वो किस डायरेक्शन में रहेगा, ए बी की डायरेक्शन में, और बी का जो टेंशन रहेगा वो किस डायरेक्शन में होगा दोस्तों, बी एक डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से इसका टेंशन है। और यहाँ पे मैं थ्रस्ट की बात करूँ तो दोस्तों किस प्रकार से रहेगा, जैसे मान लो कोई भी ये बॉडी है, क्या दोस्तों, कोई भी एक बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है मान लो, और इसको थर्ड के द्वारा क्या कर रहा हूँ दोस्तों, पुश कर रहा हूँ, थर्ड के द्वारा क्या कर रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ। तो थर्ड के द्वारा पुश करने पर कोई भी यहाँ पे ये बॉडी ले ली दोस्तों मैंने, और यहाँ पे ले ली रोड, क्या है, ये रोड है, ठीक है, रोड के द्वारा इसको क्या कर रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ। देन यहाँ पे इस बॉडी के द्वारा वापस ऐसे इस तरफ पीछे की तरफ क्या लग रहा है दोस्तों, एक फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है दोस्तों, एक फोर्स लगता है। या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि नेक्स्ट बात कर रहा हूँ दोस्तों इसमें टेंशन में कि यदि मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि यदि हमारे पास डोरी या फिर मैं कह सकता हूँ ये स्ट्रिंग ढीली है, क्या है दोस्तों, ढीली है, यानी कि इसमें तनाव या फिर मैं टेंशन कह रहा हूँ जीरो है। यदि यहाँ पे डोरी का जो यहाँ पे तनाव है या फिर टेंशन है दोस्तों वो ढीली है या फिर लचीली, स्मूथ है, फ्लेक्सिबल है, दैट यहाँ पे टेंशन का जो टेंशन रहेगा दोस्तों वो जीरो रहेगा। तो जीरो रहेगा इसका मतलब क्या रहेगा दोस्तों कि यहाँ पे तनाव क्या रहेगा, हमारे पास जीरो रहेगा, पहली कंडीशन, ठीक है। ये कंडीशन अलग अलग मैं लिखा रहा हूँ यहाँ पे, इसको साथ साथ में ध्यान रखना, ठीक है। यदि मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि यदि डोरी का बार नेग्लिजिबल है, यानी कि जो डोरी है या जो स्ट्रिंग दे रहेगा उसका जो बार है दोस्तों नेग्लिजिबल है, तो पूरी डोरी में तनाव इसकी लंबाई के अनुदिश, यानी कि जो पूरी डोरी है उसका जो तनाव है टेंशन रहेगा अलॉन्ग विद द लेंथ रहेगा, ठीक है दोस्तों, यानी अलॉन्ग विद द लेंथ कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों, अलॉन्ग विद द लेंथ कांस्टेंट रहेगा, या डोरी के अनुदिश। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि यदि हमारे पास डोरी दे रखी कोई भी, ये जो डोरी है दोस्तों इसका जो लेंथ, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे उसका जो वेट है वो क्या है, नेग्लिजिबल है, नगण्य है, नेग्लिजिबल नगण्य है। तो यहाँ पे जो डोरी का जो तनाव है दोस्तों वो क्या रहेगा, डोरी का तनाव भी क्या रहेगा, अस्थिर रहेगा, क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा अलॉन्ग विद द लेंथ, यानी कि जो हमारे पास ये डोरी की जो लंबाई उसके अनुदिश ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। फिर बाद में अगला अगर मैं पॉइंट बात करूँ, यदि किसी
डोरी यानी कि अगर मान लो कि कोई खुट्टी दे रखी यानी कि गिरनी दे रखी या फिर रिंग दे रखी, उसके ऊपर से यहाँ पे डोरी जा रही है, ठीक है, चिकनी है, ठीक है, ये स्मूथ है, ठीक है, जो गिरनी दोस्तों दे रखा है वो स्मूथ है, ठीक है, क्या है, स्मूथ है, चिकनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ऊपर से होकर गुजरती है तो पूरी डोरी में तनाव अच्छा रहता है। तो यहाँ पे जो तनाव रहता है या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों जो टेंशन रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो गिरनी है दोस्तों वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। फिर बाद में अगर नेक्स्ट में बात करूँ, अगर किसी पिंड को 2 या 2 से अधिक डोरी से बांध दिया जाए, यानी कोई भी पिंड है यहाँ पे 2 या 2 से अधिक में पिंड से या डोरी से बांध देता हूँ, तो यहाँ पे जो टेंशन रहेगी वो इक्वल रहेगी सब में, ठीक है, क्या रहेगी दोस्तों, जो तनाव है या फिर जो खिंचाव है दोस्तों वो क्या रहेगा, सब में बराबर रहेगा जब किसी भी पिंड को 2 या 2 से अधिक डोरियों से बांध दिया जाता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रणोद की बात करना चाहता हूँ, किसकी बात करना चाहता हूँ दोस्तों, या फिर मैं थ्रस्ट की बात करना चाहता हूँ, थ्रस्ट में यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ कि यदि यहाँ पे मैं एक बॉडी ले ली, क्या ले ली दोस्तों, बॉडी, और इस बॉडी को क्या कर रहा हूँ मैं इस छड़ के द्वारा क्या कर रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ, छड़ के द्वारा क्या कर रहा हूँ दोस्तों, इस तरफ पुश कर रहा हूँ, ठीक है, इस तरफ अंदर की तरफ पुश किया, तो यहाँ पे इस बॉडी के द्वारा वापस एक थ्रस्ट फोर्स लगेगा, यानी वापस इसकी तरफ क्या होगा, प्रणोद बल लगेगा, ठीक है। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, हम थ्रस्ट कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, थ्रस्ट कहते हैं, यानी यहाँ पे पिंड के द्वारा या जो बॉडी दे रही है उसके द्वारा वापस एक फोर्स लगता है, उसी फोर्स को क्या कहते हैं दोस्तों, हम प्रणोद कहते हैं, यानी वापस रिपल्सन हो रहा है, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये कह सकता हूँ। फिर बाद में हमारे पास नेक्स्ट है दोस्तों अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। क्या है अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, when the two bodies tend to approach each other, यानी एक दूसरे की तरफ खिंचाव अनुभव करती है, द फोर्स इज कॉल्ड अट्रैक्शन, यानी कि जब वो जो दो पिंड दे रखे वो एक दूसरे की ओर आने की कोशिश करते हैं, आकर्षित होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, अट्रैक्शन। फॉर एग्जांपल द अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ, यानी कि जो पृथ्वी का जो अट्रैक्शन या फिर आकर्षण या फिर मैं कह सकता ग्रेविटेशनल फोर्स, किसी भी चीज़ को ऊपर फेंके तो वापस नीचे ही आती है दोस्तों, ठीक है। व्हेन द बॉडीज टेंड टू रिपेल, एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करती है, ईच अदर, और द फोर्स इज कॉल्ड रिपल्सन फोर्स। फॉर एग्जांपल द रिपल्सन बिटवीन टू लाइक मैग्नेटिक फोर्स, यानी कि जो फोर्स रहता है दोस्तों वो टू, यानी इसका एग्जांपल दे रहा हूँ, तो दो समान मैग्नेटिक फोर्स है उनके बीच क्या होता है दोस्तों, रिपल्सन होता है, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे मैं आगे बात कर रहा हूँ फोर्स सिस्टम, और फोर्स सिस्टम में देखो यहाँ पे क्या, व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्सेज एक्ट स्मूथली ऑन ए particle or a rigid body, these forces from form force system, यानी कि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ तो बहुत सारे फोर्स एक साथ किसी पार्टिकल या रिजिड बॉडी पे लगते हैं तो वो क्या बनाता है दोस्तों, फोर्स सिस्टम बनाता है, ठीक है। यानी एक साथ किसी पार्टिकल या रिजिड बॉडी पर बहुत सारे फोर्स लगते हैं तो वो क्या बनाता है, फोर्स सिस्टम बनाता है। और ये कितने टाइप के होते हैं दोस्तों, 2 टाइप के होते हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, फोर्स सिस्टम में बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, पहला है कोप्लेनर फोर्सेस सिस्टम एंड दूसरा नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास है दैट, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इस प्रकार से रहेगा ये। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक होगा दोस्तों उसकी बात करेंगे हम, यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक का नाम है, हम अलग अलग डेफिनेशंस वगैरह पढ़ेंगे, जैसे कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, कोलिनर फोर्स सिस्टम एंड कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम एंड नॉन कॉन्करेंट पार्टिकल फोर्स सिस्टम, ठीक है दोस्तों। फिर बाद में इस चैप्टर को हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे, और ठीक है, तो इसका भी एक बार जल्द से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, नेक्स्ट देखेंगे। फिर नेक्स्ट बात करा दोस्तों यहाँ पे फोर्स सिस्टम, और फोर्स सिस्टम में हमने बात की थी कोप्लेनर फोर्स सिस्टम एंड नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, 2 टाइप्स के बताए थे और इसको हम डिफाइन कर रहे हैं इस प्रकार से। देखो दोस्तों क्या कह रहा है कि कोप्लेनर फोर्स सिस्टम क्या होता है कि दिस सिस्टम एग्जिस्ट, ये सिस्टम एग्जिस्ट करता है इफ द लाइन्स ऑफ एक्शन जो क्रिया बल रेखाएं है दोस्तों, लाइन्स ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द फोर्स, सभी फोर्सेस की लाई इन द सेम प्लेन, यानी कि एक ही प्लेन में या सेम प्लेन में दोस्तों क्या करती है, लाई करती है, वो क्या कहलाती है, कोप्लेनर फोर्स सिस्टम कहलाता है। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा दोस्तों कि सेम कोप्लेनर फोर्स सिस्टम क्या होता है, नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम क्या होता है दोस्तों, दिस सिस्टम एग्जिस्ट इफ द लाइन्स ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेज डू नॉट लाई ऑन द सेम प्लेन, यानी ये दोस्तों सेम प्लेन के अंदर
एग्जिस्ट नहीं करता है वो क्या कहलाता है, नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। फोर्स इन दिस सिस्टम आर ऑल्सो कॉल्ड फोर्स इन स्पेस। द फोर्स सिस्टम में फर्दर बी क्लासिफाइड एज फेलो, यानी कि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, फोर्स सिस्टम को भी आगे मैं वापस क्लासिफाइड कर रहा हूँ। वो इस प्रकार से हो रहा है कि क्या कह रहा है, फोर्स इन दिस सिस्टम, यानी कि फोर्स के इस सिस्टम में आर ऑल्सो कॉल्ड फोर्स, इसको फोर्स भी कहा जाता है इन स्पेस। स्पेस में द फोर्स सिस्टम में भी फर्दर भी क्लासिफाइड एज फेलो, और यहाँ पे लिख रहा हूँ कोलिनियर फोर्स सिस्टम और कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम एंड नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। एंड फिर बाद में नेक्स्ट में पार्टिकल फोर्स सिस्टम के बारे में बात करूंगा दोस्तों। यहाँ पे कह रहा हूँ मैं कोलिनियर फोर्स सिस्टम क्या होता है कि दिस सिस्टम एग्जिस्ट, ये सिस्टम एग्जिस्ट करेगा इफ ऑल फोर्सेज, यानी सारे के सारे जो फोर्सेज है एक्ट अलोंग द सेम लाइन ऑफ एक्शन, यानी कि जो सेम लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग कार्य करे। या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि कोलिनियर फोर्स सिस्टम क्या होता है कि दिस सिस्टम एग्जिस्ट इफ ऑल द फोर्सेज act along the same line of action, this system is always coplanar, यानी ये सिस्टम जो रहता है दोस्तों ऑलवेज कोप्लेनर रहता है बिकॉज ऑफ, यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि ऑल द फोर्सेज एक्ट अलोंग द सेम लाइन ऑफ एक्शन, और सेम लाइन ऑफ एक्शन या फिर मैं कह सकता हूँ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेज डू नॉट ऑल द फोर्सेज लाई इन द सेम प्लान। और यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि ऑल द फोर्सेज एक्ट अलोंग द सेम लाइन ऑफ एक्शन, दिस सिस्टम इज ऑलवेज कोप्लेनर। ठीक है, ये हमेशा समतलीय या फिर कह सकते हैं दोस्तों कोप्लेनर फोर्स सिस्टम के अकॉर्डिंग या सिस्टम इज ऑलवेज कोप्लेनर रहता है। ठीक है, फिर बाद में मैं कह रहा हूँ दोस्तों कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, और कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम क्या कहता है, दिस सिस्टम एग्जिस्ट इफ ऑल द लाइन्स ऑफ एक्शन, सारे के सारे जो लाइन ऑफ एक्शन है दोस्तों ऑफ द फोर्सेज, किसी भी फोर्स का सारे के सारे जो लाइन ऑफ एक्शन है इंटरेक्ट एट ए पॉइंट, यानी कि सारे के सारे लाइन ऑफ एक्शन एक ही पॉइंट पे आके इंटरेक्ट होते हैं दोस्तों, देन दिस सिस्टम में भी कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर। ठीक है, ये कोप्लेनर भी हो सकता है और नॉन कोप्लेनर भी हो सकता है। और इसके जो लाइन ऑफ एक्शन सारे के सारे किसी भी फोर्स का सारे के सारे लाइन ऑफ एक्शन इज इंटरेक्ट एट ए पॉइंट, यानी एक पॉइंट पे इंटरेक्ट करते हैं, मिलते हैं, दिस सिस्टम में भी कोप्लेनर एंड नॉन कोप्लेनर सिस्टम। ठीक है दोस्तों, फिर बाद में यहाँ पे मैं नेक्स्ट बात कर रहा हूँ इसके नोट में कि कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम ऑफ टू फोर्सेज, यानी कि दो फोर्स जिनके कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम लग रहा है दोस्तों इज ऑलवेज कोप्लेनर, यानी कि यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम ऑफ टू फोर्सेज, यानी दो फोर्स का कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम क्या रहता है दोस्तों इज ऑलवेज कोप्लेनर रहता है। दिस इज बिकॉज अ प्लान कैन बी मेड थ्रू टू कॉन्करेंट सिस्टम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, दो सीधी लाइनों से मिलकर ये बना होता है। ठीक है दोस्तों, प्लान में। अब नेक्स्ट बात करें नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, दिस सिस्टम एग्जिस्ट इफ ऑल लाइन्स ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेज डू नॉट मीट एट वन पॉइंट, यानी ये तो क्या हो रहा है कॉन्करेंट तो कह रहा है सारे के सारे लाइन ऑफ एक्शन है वो एक ही पॉइंट पे आके मिल रहे हैं, और यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि द लाइन्स ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्सेज डू नॉट मीट एट ए पॉइंट, दिस सिस्टम में भी कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर, ये भी कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर रहता है। और यहाँ पे दो फोर्सेज के बीच में हमेशा ध्यान रखना दोस्तों ये क्या रहेगा, देखो यहाँ पे क्या है नोट में कॉन्करेंट सिस्टम ऑफ द टू फोर्सेज इज ऑलवेज कोप्लेनर। ठीक है, यानी दो फोर्सेज के बीच हमेशा ये कोप्लेनर रहता है। बट यहाँ पे मैं जो एग्जैक्टली जो डेफिनेशंस में क्या कह रहा है, दिस सिस्टम में भी कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर, जब यहाँ पे सारे के सारे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्सेज आर इंटरेक्ट एट ए पॉइंट, और यहाँ पे नॉन कॉन्करेंट सिस्टम में क्या हो रहा है दोस्तों कि लाइन्स ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्सेज डू नॉट मीट एट वन पॉइंट, दिस सिस्टम में भी कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर। फिर बाद में नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों पार्टिकल फोर्स सिस्टम। पार्टिकल फोर्स सिस्टम क्या होता है दोस्तों कि दिस सिस्टम एग्जिस्ट इफ द लाइन्स ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेज आर पैरेलल, यानी कि जो सारे लाइन ऑफ एक्शन है दोस्तों वो क्या रहे, पैरेलल है। ठीक है, किसी भी प्रकार के, या फिर मैं इस प्रकार से ये प्लान बनाया मैंने, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एक इस प्रकार से जा रहा है, दूसरा लाइन ऑफ एक्शन इस प्रकार से, डायरेक्शंस
या फिर मैं कह सकता डायरेक्शन किसी भी प्रकार की हो सकती है, लेकिन यहाँ पे जो लाइन ऑफ एक्शन है वो क्या रहना चाहिए दोस्तों, पैरेलल रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, पैरेलल। दिस सिस्टम में भी कॉप्लेनर और नॉन कॉप्लेनर रहता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारे पास ये सेशन है दोस्तों। अगर इस सेशन में किसी भी प्रकार का डाउट है इन डेफिनेशंस में या फिर मैं जो भी बताया है दोस्तों, ठीक है, तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और अपने साथियों को भी बताओ दोस्तों कि सिद्ध एकेडमी जो फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए क्लासेज लग रही है, उनका फ़ायदा उठाए, अपने दोस्तों को बताए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिलेटिव्स, क्लासमेट्स जो भी हैं उनके साथ शेयर करें। अपने ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड भी आप इसको शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करवा सकते हैं दोस्तों। बिकॉज ऑफ ये जो मैं कह सकता हूँ तो स्टैटिक्स है या फिर जो मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, ये सारे के सारे वही है जो विदेश में पढ़ते वही हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो सब कुछ सेम ही है। ठीक है, तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब सिद्ध एकेडमी एंड बेल आइकन भी क्लिक करें जिससे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। ठीक है, तो आज का संदेश इस प्रकार से रहेगा दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे।